तो बच्चों पार्टी से हो। मैं अच्छी हूँ बेटा, एकदम मस्त। तुम लोग बताओ कैसे हो? तुम लोग दिनों बाद मिल रहे हैं आज तो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। खाई सब ठीक कर रहे हो? मस्त हो? टेंशन वेंशन तो नहीं ले रहे? अभी से टेंशन लेके क्या करो? लैग हो रहा है? लैग हो रहा है सुज? लैग तो हो रहा है थोड़ा सा। रुक जाओ, 2 मिनट दो बेटा, फिक्स करते हैं लैग को। मिनट दो, लैग को फिक्स करते हैं। ठीक है, पेशेंट रहो बस 2 मिनट। देखते हैं, मैं एक बार इंटरनेट की स्पीड देख लूं क्या चल रही है। 2 मिनट। हेलो, हेलो, हेलो।
को हटाए। हेलो 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 हेलो। पर वीडियो। हेलो बेटा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, तो वो क्लियर हो गया है, ठीक हो गया है, तो सिस्टम रीस्टार्ट किया तो फिर ठीक हो गया है। इस तरह के टेक्निकल ग्लिच तो हो जाते हैं यार कभी कभी, कोई बात नहीं। आई थिंक अभी ठीक है। मेरी वॉइस और ऑडियो दोनों बराबर मिल रही है बेटा? बता दो। अब कोई लैग नहीं आएगा और वॉइस भी प्रॉपर आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? ओके। कुछ बच्चे थोड़ी सी देर में कितना ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, एकदम वो लाल गुस्से वाली इमोजी लगा के लिखने लगते हैं। अरे भाई थोड़ा तो पेशेंस दिखाओ, हम थोड़ी भगवान थोड़ी ना है यार, कभी कभार हमसे भी हो सकता है चीजें। और हम कोई इंटरनेट या सिस्टम में घुस थोड़ी ना जाते हैं बेटा, जानबूझ के थोड़ी ना करते हैं, हो जाता है कभी कभी। मशीन है, कुछ भी हो सकता है, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपका लेक्चर नहीं लेंगे हम या कुछ दिक्कत हो जाएगी। कुछ बच्चे इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं चैट में, एकदम अजीब अजीब तरह की इमोजीज भेजने लगेंगे। अगर तुम में पेशेंस नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे बनोगे? हैं, कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं जो सवाल पूछ पूछ के दिमाग खराब कर देते, तुम तो उन्हें भगा ही दोगे। पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। पेशेंस रखा करो बेटा, लेक्चर ठीक से जाए, स्मूथली जाए। इससे आपसे ज्यादा टीचर को टेंशन रहती है कि बिल्कुल लेक्चर में कोई दिक्कत ना हो, लेक्चर में कोई परेशानी ना हो, बच्चे को पूरा समय लेक्चर मिले, लेक्चर के टाइम में कोई कमी ना हो। आपसे ज्यादा इसकी टेंशन टीचर को होती है, और आप जरा सी देर में परेशान हो जाते हो। वैसे चाहे पूरा दिन वेस्ट कर दो, और ये जो एक दो मिनट अगर क्लास के बीच में कोई ग्लिच आ जाए तो उसमें ऐसे परेशान हो जाते हो जैसे भैया पता नहीं आज ही तुम्हें फोड़ देना था नीट को, और तुम्हारा हमने रोक दिया एक दो मिनट में है। चपेड़ अभी। चलो नौटंकी। चलो बेटा, तो फिर अब तो सब कुछ सही आ रहा है ना? हाँ। चलो, तो बेटा देखा, आज हमारा इसका सेल चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। तो वही करेंगे जो हर क्लास में करते हैं, पहले फटाफट से पुराने लेक्चर का रिकैप करेंगे, फिर आज के लेक्चर का पढ़ेंगे। और मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, तो मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी ऐप पे, तो कुछ बच्चों ने लिखा हुआ था कि मैम आपके हाथ के 2 क्वेश्चन मुझे मिले कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन ये था कि मैम आपके बनाए हुए जो क्वेश्चन है वो हमें मिल नहीं रहे हैं। अरे बेटा, जो हम नोट्स देते हैं ना, पीडीएफ नोट्स, जो ये वाले पीडीएफ नोट्स हम देते हैं, उसी में तो पीछे होमवर्क के क्वेश्चन रहते हैं, जो मैं तुम्हें खुद देती हूँ। डीपीपी तो तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में अलग मिलती है, लेकिन जो मैं खुद के क्वेश्चन तुम्हें देती हूँ वो इसी वाले नोट्स में, इसी पीडीएफ नोट्स में एंड में तुम्हें मिलेंगे, जो आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास के जो होमवर्क के क्वेश्चन थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हर रोज हम यही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे कि लेक्चर शुरू होते ही पिछली क्लास का एक छोटा सा रिकैप करेंगे, पिछली क्लास का जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, फिर ये वाली क्लास जो नई क्लास है उसका थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम जाने से पहले हर लेक्चर के बाद 2 से 3 मिनट का रिवीजन पॉडकास्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिला, बच्चे लिख रहे थे मैम आपका रिवीजन पॉडकास्ट कहाँ है, हमें मिल नहीं रहा। बेटा, जो रिवीजन पॉडकास्ट है वो मैं लेक्चर के अंदर ही दे रही हूँ। जब लेक्चर पूरा खत्म हो जाता है तो लास्ट के जो 5 मिनट है उसमें मैं डेली आपको रिवीजन पॉडकास्ट दे रही हूँ, जिसमें आपका पूरा लेक्चर रिवाइज हो जा रहा है। अलग से कोई रिवीजन पॉडकास्ट का वीडियो नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तो पूरा खत्म होने के बाद एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन पॉडकास्ट होगा, जिसमें आपको सिर्फ ऑडियो सुनकर पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर पाओगे। लेकिन वो आपको कब मिलेगी? चैप्टर के एंड पे। हर एक लेक्चर का जो छोटा छोटा सा पॉडकास्ट है वो लेक्चर के बीच में ही आपको एंड के 4-5 मिनट बाद मिलेगा। क्लियर है बेटा?
तो मैं काफी सारे ये वाले क्वेश्चन चैट बॉक्स में देख रही थी, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि डेली जो आपको होमवर्क मिलेगा क्वेश्चंस में, जो मैं आपको दूंगी वो इसी पीडीएफ नोट्स में मिलेगा, जिसको हम हर दिन डिस्कस करेंगे। डीपीपी अलग मिलेगी और प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी चैप्टर खत्म होने के बाद। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अलग से एक बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट आपको अलग से मिलेगी और रिवीजन पॉडकास्ट की अलग से सेपरेट वीडियो मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को क्लियर है। काफी बच्चों को बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन रहता है। क्लियर है बेटा? चलो आ जाओ, तो फटाफट से एक रिकैप ले लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। पिछली क्लास में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक से डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपल सेल होता है, पुराना सेल होता है, प्रिमिटिव सेल। वही यूकैरियोटिक सेल जो है वो एक एडवांस्ड सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली आप जानते हो कौन कौन सी होती हैं, सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वही यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास केवल एक सेल ऑर्गेनेली होती है, और वो भी कैसी, जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, और उसका नाम क्या था, राइबोसोम। जो एनिमल्स, ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इनके पास भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती हैं, और वो कितनी होती हैं, दो, एक राइबोसोम और दूसरा आपका सेंट्रियोल। राइट फिर हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल के पास राइबोसोम 70S टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक सेल के पास राइबोसोम जो होता है वो 80S टाइप का होता है, और 70S टाइप का भी होता है। एक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, और साइटोप्लाज्म में जो फ्रीली पड़ा हुआ है वो 80S टाइप का होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो जुड़ा हुआ पाया जाता है वो 80S टाइप का होता है। तो ये तो हो गया एक क्विक रिकैप। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल को हम आज फटाफट फिनिश करेंगे, और फिर फिनिश करने के बाद आज का टारगेट क्या रहेगा हमारा, आज हम खत्म करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में। चलिए उससे पहले एक बार फटाफट से होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लूं बेटा। ये देखो, ये सब कुछ ये पिछली क्लास का है, ये सारा रिकैप है, ये पिछली क्लास का है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट होमवर्क में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, आ जाओ फटाफट से वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मुझे इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है, आ जाओ फटाफट से देखते हैं। शेप ऑफ सेल मे वैरी विद द फंक्शनल यूनिट इट परफॉर्म्स। ये कह रहा है कि सेल की जो शेप है वो बदल सकती है इस बात से कि वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। देखो एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरा, ये बात तो सही है, याद है उस दिन एनसीईआरटी रीड करवाई थी और बताया था कि जो सेल की शेप होती है ये इस बात पर भी डिपेंड कर सकती है कि वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एनसीईआरटी की लाइन हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, सही है। राइबोसोम इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। राइबोसोम सारे लिविंग सेल में होता है, जितने भी सेल धरती पे हैं सबके पास राइबोसोम होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। सेंट्रियोल सारे यूकैरियोट्स में होता है? नहीं, सेंट्रियोल सारे यूकैरियोट्स में नहीं होता, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। यूकैरियोटिक सेल हैज बोथ 70S एंड 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल में 70S 80S दोनों तरह के राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये गलत है, सेंट्रियोल सारे यूकैरियोट्स में नहीं होता, केवल एनिमल सेल्स में होता है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, डीपीपी तो तुम्हें अलग से करनी है हर एक लेक्चर के बाद, ये जो मैंने लेक्चर के अंदर ही होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे वो कितने लोगों ने किए, फटाफट से मुझे बताओ, वो कितने लोगों ने किए, जल्दी बताओ, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में जानना है कि क्या लोगों ने, तुमने किए वो क्वेश्चंस। चलिए, ओके ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था होमवर्क के लिए, इसको फटाफट से डिस्कस करते हैं। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, इसमें से देखते हैं। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, हमें पता है, सबसे पहले एक लाइव सेल को देखा, तो इसका क्या बन जाएगा 2। थियोडर स्क्वान
थियोडर स्क्वान ने क्या किया था, आ जाओ देखते हैं। ऑल सेल्स हैव अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद है ना, स्क्वान साहब ने ये बताया था कि सारे सेल्स के बाहर एक आउटर लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। रुडोल्फ वर्चाओ ने क्या किया था, उन्होंने लीडन और स्वान द्वारा जो थ्योरी दी थी उसको बदला था, उसमें मॉडिफिकेशन लाया था, तो इसका क्या हो जाएगा 4। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, हमें पता है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो डिस्कवर्ड डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल। तो हमने सीधा ये ना लिख के कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, हमने ये लिख दिया कि जो है रॉबर्ट ब्राउन ने ऐसा स्ट्रक्चर डिस्कवर किया जो कि डेंस है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी न्यूक्लियस को क्या कह रही है, एनसीईआरटी न्यूक्लियस को कहती है कि वो एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2341, 2341, तो इसका आंसर बन जाएगा सी, राइट। तो इस तरह के मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई, चलो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ देखते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम पोल करा दो, पोल करा लेते हैं, चलो। वैसे मैं पोल के क्वेश्चंस अलग से लाई हूं इस उसमें, एक क्लास में बेटा 2 पोल सही रहते हैं। अगर मैं पोल कराने में लग जाऊंगी ना सारे टाइम, तो हमारा टाइम, हमें इस तरह से अपने लेक्चर का टाइम बांटना है कि सारी चीज़ों को टाइम मिल जाए। रिविजन को, आपका क्वेश्चंस, होमवर्क वाले क्वेश्चन को डिस्कस भी हमें करना है, हमें लास्ट में रिविजन पॉडकास्ट भी देना है, हमें थ्योरी भी अच्छे से करनी है और हमें समझना भी अच्छे से है। तो हमें इस तरह से पूरे लेक्चर का टाइम बांटना है कि बहुत ही इंटेलिजेंटली, राइट। एक ही चीज़ करते जाओ, पोल ही पोल करते जाओ तो बाकी चीज़ों का क्या होगा, है ना। तो बेटा बैलेंस बनाना है हमें। चलो अगले उसमें कराऊंगी पोल, या करा देती हूँ, चलो करो, एक पोल अगर करना है तो करो। चलो कहाँ गया वो, क्या हो गया, चलो करो। इसमें तुम्हें क्या ढूंढना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल एंड सेलेक्ट विच वन आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, फटाफट से करके बताओ, चलो। कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, जल्दी से बताओ। कर लिया, चलिए देखते हैं पोल का रिजल्ट क्या है, देखते हैं पोल का रिजल्ट क्या है, आ जाइए देखते हैं। 57% बच्चों ने आंसर दिया है बी, इसका आंसर बी ही है, जो केवल 57% बच्चों ने आंसर दिया है। यानी कि ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, यानी कि बेटा और मेहनत करना शुरू कर दो। केवल अगर 57% बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, इसका मतलब बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी के बच्चे या तो पढ़ नहीं रहे, या उन्होंने बैकलॉग कर दिया है, या फिर वो ध्यान से सुनते नहीं है। तो सिर्फ 57% बच्चे अगर पोल में सही जवाब दे रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और जिन्होंने गलत जवाब दिया है, बेटा जाग जाओ आज से ही, कोई जादू नहीं होना नीट में, अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो चलिए देखते हैं, आ जाओ। न्यूक्लियस इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी, गलत, ये बात गलत है। हमने क्या पढ़ा था, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया जहां पे सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं। चलिए, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, जो सबसे बड़ा सेल होता है वो एग सेल होता है ऑस्ट्रिच का, ये बात सही है। डायामीटर ऑफ आरबीसी 7 माइक्रोमीटर था, 9 माइक्रोमीटर नहीं, पिछली क्लास में याद करवाया था। ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन का जो चीक सेल है उसकी जो आउटर डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, तो ये कह रहा है कि ह्यूमन चीक सेल की सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है वो सेल वॉल है, गलत। ह्यूमन चीक सेल तो एनिमल सेल हो गया, तो उसके सबसे बाहर वाली बाउंड्री, उसका डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पी हो जाएगा। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है बेटा कि जो बच्चे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं या गलत दे रहे हैं, तो ये आपका आईना है, ये आपको समझा रहा है कि आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसको बस ऐसे ही जाने मत दो, मेहनत करो। और आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजन असर्शन का क्वेश्चन बेटा मैं हर क्लास में आपके लिए लाऊंगी,
क्योंकि रीजन असर्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना होता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। सी और डी तो हो जाते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ए करें या इसका बी लगाएं। तो हम हर जो है क्लास में जब रीजन असर्शन के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह रीजन असर्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है। राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये बात सही है। राइबोसोम ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन बनाने में मदद करती है, तो ये बात सही है। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड इन नेचर। राइबोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि राइबोसोम के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। गलत, राइबोसोम के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, वो तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। तो क्या हो जाएगा, असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये होमवर्क के क्वेश्चंस थे। आज भी आपको होमवर्क के क्वेश्चन मिलेंगे जो डीपीपी के साथ साथ आपको करने हैं। चलो बेटा आ जाओ, अब आगे चलते हैं फटाफट से, अब मुद्दे की बात पे चलते हैं। नहीं तो आज हमें प्रोकैरियोटिक सेल खत्म करना है बेटा। अगर हम प्लानर के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर हम सिलेबस में पीछे हो जाएंगे। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सब चीजें बैलेंस में। आ जाओ, प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। ओके जी, तो पिछली क्लास में जो हम पॉइंट डिस्कस कर चुके थे वो तो हो गए थे, 3-4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आगे डिस्कस करते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल ऑर्गेनेली के नाम पे केवल एक ही सेल ऑर्गेनेली होती है, राइबोसोम। वहीं यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हर तरह की सेल ऑर्गेनेली होती है। वहां पे राइबोसोम 70S होता है, यहाँ पे 70S 80S दोनों होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं कि और क्या है प्रोकैरियोटिक सेल के पास। आ जाओ बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो कैसा होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, आ जाओ देखते हैं। तुम एक बेसिक सा आइडिया देते हैं, फिर उसके बाद तो हमें बेटा जो है डिस्कस करना ही है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को आ जाओ, ये देखो ध्यान से देखना बेटा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डीएनए है। किसका डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जो डीएनए होता है बेटा आप सब जानते हो, वो एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हमारी सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। अब ध्यान से सुनना, डीएनए ऐसा भी हो सकता है, डीएनए ऐसा भी हो सकता है, डीएनए ऐसा भी हो सकता है और डीएनए ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैम ठीक से समझाओ, ये धागा ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। काफी बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड माने एक ही स्ट्रैंड है, देखो एक ही धागा है, एक ही स्ट्रैंड है। तो ये डीएनए कैसा है, ये डीएनए है लीनियर। लीनियर माने सीधा, और कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। फिर ये कैसा दिख रहा है आपको, इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो ये कैसा डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है। इसमें आपको कितने स्ट्रैंड दिख रहे हैं, 1, तो ये कैसा डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। और इसमें आपको कितने स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, 2, तो ये कैसा डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। 2 स्ट्रैंड हैं और सर्कल में है। तो आप ध्यान रखना बेटा कि जो बैक्टीरिया होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनका डीएनए कैसा होता है, उनका डीएनए ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। हमारा जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन वहीं बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो तो सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, क्योंकि वो सीधा कहाँ पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म में। तो ये ध्यान रखना बेटा,
और इसी को हम कह देते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, लो वॉइस क्यों आएगी बेटा? आप ईयरफोन लगाओ ना बेटा, आप ईयरफोन लगाओ, लो वॉइस क्यों आएगी? सब कुछ मैक्सिमम है, मेरे साइड से सब कुछ मैक्सिमम है। आपकी मैम की आवाज इतनी मधुर है तो क्या करें? मैं चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ा सकती बेटा, मैं बहुत नहीं चिल्ला सकती। आप ईयरफोन्स यूज करो, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो ईयरफोन यूज करो, राइट? बहुत नहीं चिल्ला सकती मैं, कस के चिल्ला के नहीं पढ़ा सकती, एनर्जी सारी चली जाती है, फिर वो चिल्लाने में ही लेक्चर खत्म हो जाता है, पढ़ा कुछ नहीं पाते। इतना तो अच्छा बोलती हूँ यार मैं, जाने क्यों पता नहीं तुम्हें वॉइस में दिक्कत आती है। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊं क्या कि तुम्हारे भी कान फूट जाएं? यार आवाज कम से कम ऐसी तो हो जो सुनने में अच्छी लगे। चिल्ला चिल्ला के कूद कूद के पढ़ाऊं क्या? अब जाने क्यों लिखते हो? ईयरफोन यूज करो ना बेटा। और ईयरफोन तुम्हें बोला है मैंने, ईयरफोन यूज करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो मंगा लो, सस्ते ईयरफोन मंगा लो। मैं सुनती हूँ, मैं जब अपना ही लेक्चर सुनती हूँ ऐप के ऊपर बिना ईयरफोन लगाए भी, तो मुझे तो मस्त लगती है आवाज। तुम भीड़ में बैठे रहते हो क्या? मतलब आसपास जो है गाने बजाना चल रहा है और शोर हो रहा है, शादी हो रही है, ऐसी जगह बैठ के लेक्चर लेते हो क्या कि मेरी आवाज नहीं आती? समझ नहीं आता यार। मैं तो जब ऐप में अपना ही लेक्चर सुनती हूँ बड़ी मस्त आवाज लगती है, ना कम ना ज्यादा, एकदम परफेक्ट आवाज लगती है। लेकिन फिर भी तुम्हें अगर कम आती है तो बेटा ईयरफोन यूज करो, है ना? चलो, चिल्ला चिल्ला के कैसे पढ़ाएंगे बेटा? इतना चक्कर खा के यहीं गिर जाएंगे, इतना चिल्ला चीख चीख के पढ़ाएंगे तो। चलो, और फिर मजा भी नहीं आता। आज कुछ लोग कहते हैं मैडम कान फोड़ोगे क्या, थोड़ा धीरे बोल लो, कुछ कहते हैं मैम तेज बोल लो, तुम्हारा ही समझ नहीं आता यार। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा मैंने क्या बताया कि जो डीएनए है वो सीधा कहां पड़ा हुआ है? तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक? तो यहां पे हम कहते हैं कि जो ये डीएनए है ये कैसा है? ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। कैसा है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, ओके? और ये सीधा कहां पड़ा हुआ है? सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो हम यहां पे कह सकते हैं बेटा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहां पे एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रॉपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो एब्सेंट है। और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर ही, और वो कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, वो आगे जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं यहाँ पे मैं उसकी डिटेल बता रही। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर और होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, राइट? ये भी नहीं होता है यहाँ पे, ये भी एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है, तो ये ध्यान रखना। और यहां पे जो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, कभी कभी हम इसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हम इसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कह देते हैं। और ये सिंगल होता है, एक ही होता है बस, कई सारे नहीं होते, ठीक? फिर से समझो मेरी बात को, ये जो बैक्टीरियल सेल होता है बेटा, इसमें जो उसका डीएनए होता है, सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, ठीक? दूसरा ये ध्यान रखना है कि वो किसी न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं होता, क्योंकि यहां तो प्रॉपर न्यूक्लियस है ही नहीं, ना यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना ही यहां पर न्यूक्लियोलस है। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, इसे ही हम क्या कह देते हैं? इसे ही हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम कह देते हैं। और ये सिंगल होता है, एक ही होता है। जैसे हमारे अंदर, अगर मैं अपने अंदर बात करूं तो मेरी बॉडी के हर एक सेल में न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46। ऐसे ही हर एक प्राणी में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। पर यहां बैक्टीरिया के पास केवल एक ही क्रोमोसोम होता है जिसे हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, सिंगल।
सिंगल। ओके बेटा, बात समझ आ गई? चलो अब यूकैरियोटिक सेल की कहानी देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल के पास तो भैया प्रॉपर सेल है। यूकैरियोटिक सेल के पास प्रॉपर सेल कह रही हूं, प्रॉपर न्यूक्लियस है। प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, और क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये बैक्टीरियल कह रही हूं, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, राइट, क्रोमोसोम्स हैं बहुत सारे। हर एक जो है ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है। यहाँ प्रॉपर न्यूक्लियस है ही नहीं, पर यहाँ देखो बेटा, यहाँ न्यूक्लियोलस भी है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, और हर एक क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए। अगर मैं इस क्रोमोसोम को उठाकर देखूं, अगर मैं इस क्रोमोसोम को जूम करके देखूं, तो इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए ही तो है। और कैसा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। यूकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सीधा होता है, लीनियर। प्रोकैरियोट का डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, राइट, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। चलिए आ जाओ देख लेते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, कि यहां पे क्या क्या प्रेजेंट है, आ जाओ देखते हैं। यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहां पर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक। और यहां क्या प्रेजेंट है, यहां पर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। मेरे साथ साथ लिख लो बेटा, ठीक है, हटने का वेट नहीं करेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे। यहां पे न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ मैम, इसका मतलब हुआ बेटा कि यहां पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहां पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहां पे कई सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड, मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जैसे हम में 46 हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म में कितने अलग होते हैं, तो सब में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन काफी सारे होते हैं, काफी सारे होते हैं। चलो, और ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। और वो डीएनए कैसा होता है, वो डीएनए ऐसा होता है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। कैसा बेटा, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, ठीक है, क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई, फर्क समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए है वो ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। एक सिंगल, एक बैक्टीरिया के पास एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है, और इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियोलस है। लेकिन वहीं अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, वहां पर प्रॉपर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहां पे डीएनए कैसा होता है, ऐसा डबल स्ट्रैंडेड लीनियर, और यहां पे बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई भाई। और क्या डिफरेंस होता है मैम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, आ जाओ आगे डिस्कस करते हैं। इतना लिख लिया बेटा, आगे चल सकते हैं? इतना सबने लिख लिया बाबूजी, आगे चल सकते हैं? लिख लिया? चलिए आ जाओ बेटा, अब आगे डिस्कस करेंगे। और क्या डिफरेंस है बेटा, और डिफरेंस आपको बताते हैं, एक अच्छा सा डिफरेंस।
अच्छा, एक चीज मुझे एक दो कमेंट बॉक्स में देखने को मिली, मुझे उसमें बड़ा मजा सा आया कि कुछ बच्चों ने लिखा हुआ था कि मैम आप बहुत ज्यादा पढ़ाते हो, आप एनसीईआरटी से बाहर पढ़ाते हो। अबे बाबू, मुझे क्या शौक है एक्स्ट्रा मेहनत करने का या एनसीईआरटी से बाहर पढ़ाने का? अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी की ही लाइन, एक एक एनसीईआरटी की लाइन उठा के यहाँ पे एज इट इज लिख दूं और उससे आगे पीछे तुम्हें कुछ ना समझाऊं, बस वही लाइन लिख के समझा दूं, तो इसका मतलब मैं सही कर रही हूं? तो फिर तुम में, नीट एस्पिरेंट्स में और एक प्योर बोर्ड देने वाले बच्चे में क्या फर्क रह जाएगा? बेटा नीट का पेपर ट्रिकी आता है, थोड़ा डिटेल में आता है। जब तक हम उस एनसीईआरटी को पूरा खोल के उसको चीड़ फाड़ के नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे नीट क्लियर होगा? एनसीईआरटी में जो एक सिंगल लाइन लिखी है उसको समझने के लिए बहुत बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। जब वो बैकग्राउंड बन जाता है तब अच्छे से एनसीईआरटी समझ में आती है। तो पहले मैं वो बैकग्राउंड बनाती हूँ, फिर एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम बहुत ज्यादा पढ़ाती हैं, और ये सिर्फ मैंने यहाँ नहीं, मैंने यूट्यूब पे भी कमेंट्स देखे हैं। यूट्यूब पे हो, बैच में हो, बच्चे बोलते हैं मैम ज्यादा पढ़ाते हो। अरे गधऊ, अगर तू आसपास का नहीं पढ़ेगा, सिर्फ नीट में वो एनसीईआरटी लाइन ही उठा के दे देगा क्या? आसपास का नहीं पढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट कैसे बनेंगे? और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे तो कैसे पढ़ेगा, कैसे क्वेश्चन करेगा? और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाती हूं मैं, सिर्फ पहले बैकग्राउंड बनाती हूं। और जब तक बैकग्राउंड नहीं बनेगा तो कैसे पढ़ोगे बेटा? बताओ। ये सब कुछ प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल की हेडिंग एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं करा रही हूं। क्यों? ताकि तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि एक बैक्टीरियल सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। अब इसमें मैंने इररेलेवेंट या जरूरत से ज्यादा तो कुछ नहीं बता रही। तो इस बात पे भरोसा रखो कि आपको कुछ भी फालतू नहीं बताया जाएगा, उतना ही बताया जाएगा जितना नीट में आता है, ना कम ना ज्यादा। ओके, ये ध्यान रखना। तो कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैम आप बहुत पढ़ाते हो, एनसीईआरटी बस एनसीईआरटी पढ़ाओ। मैं जो पढ़ा रही हूँ एकदम करेक्ट पढ़ा रही हूँ बेटा, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल परफेक्ट, जो तुम्हें नीट का एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। ओके, चलो। तो दो चार बच्चे ही हैं जो ऐसा लिखते हैं, तो बेटा आपको अगर ज्यादा लग रहा है तो आप कहीं और से पढ़ लो जहां एकदम कम कम एनसीईआरटी लाइन की लाइन पढ़ाएंगे आपको, आप वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे हर क्लास में पहले बैकग्राउंड बनाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपनी एक अच्छी सी नींव तैयार करेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अब और यहाँ पे क्या डिफरेंस है बेटा, देख। प्रोकैरियोटिक सेल के पास हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के पास हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैम ये क्या चीज है, थोड़ा समझाओ। अभी बताते हैं बेटा। हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट, आ जाओ समझो। हिस्टोन प्रोटीन्स पहले तो ध्यान से समझना बेटा क्या चीज होती है। हिस्टोन प्रोटीन ऐसे स्पेशल तरह के प्रोटीन्स हैं जो डीएनए को सुखोड़ने में हेल्प करते हैं, उनको पैक करने में मदद करते हैं। मैम डीएनए को पैक क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बेटा जो डीएनए होता है वो काफी लंबा धागा होता है, वो सेल के अंदर एडजस्ट करने के लिए, ताकि वो सेल के अंदर अच्छे से अट जाए, आ जाए, इसके लिए हमें उसे थोड़ा सा सुपर कॉइल करना पड़ता है, उसे थोड़ा सा सुखोड़ना पड़ता है, पैक करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और वो करने में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स मदद करते हैं जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। तो यूकैरियोट्स में डीएनए को सुखोड़कर क्रोमोसोम बनाने के पीछे किसका हाथ है? हिस्टोन प्रोटीन्स का। तो डीएनए को कंडेंस करके उसे क्रोमोसोम बनाना और न्यूक्लियस के अंदर उसको प्रॉपर एडजस्ट करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? हिस्टोन प्रोटीन्स के पास होती है। पर बैक्टीरिया के पास वो नहीं होता। तो अब तुम लोग पूछोगे कि मैम अगर बैक्टीरिया के पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है तो फिर क्या उनके डीएनए को सुखोड़ा नहीं जाता, उनके डीएनए को कंडेंस नहीं किया जाता, क्या वो ऐसे ही पड़ा रहता है फैला हुआ सा साइटोप्लाज्म में? तो मैं कहूंगी नहीं, उनके डीएनए को भी कंडेंस किया जाता है, पर उसको करवाने वाला कोई और प्रोटीन है। कौन सा? आ जाओ देखते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और इनका काम क्या है बेटा? इनका काम है डीएनए पैकेजिंग का। लेकिन बेटा मेरे यहां हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट हैं, तो क्या डीएनए पैकेजिंग नहीं होगी? होगी। उसको कौन करेंगे? पॉलीअमाइंस करेंगे। कौन करेंगे? पॉलीअमाइंस करेंगे।
तो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में पॉलीअमाइंस मदद करते हैं डीएनए पैकेजिंग में। ठीक है बाबू, यहां पे पॉलीअमाइंस मदद करते हैं डीएनए पैकेजिंग में। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। बाकी डीएनए पैकेजिंग की पूरी फुल डिटेल कि बैक्टीरिया में डीएनए पैकेजिंग कैसी होती है और यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग कैसी होती है, ये हम कहां पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, फुल डिटेल। चलिए, और क्या डिफरेंस है मैम? एक और डिफरेंस है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइक्लोसिस होता है बेटा, इसका नाम आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, वो एब्सेंट होता है। अब ये क्या चीज होती है मैम, बता दो। अभी बताते हैं बेटा, इसको हम इसी चैप्टर में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर जान लो, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है बेटा, वो साइटोप्लाज्म या तो क्लॉकवाइज घूमता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज ऐसे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि सेल के अंदर सारी चीजें सही मात्रा में बट सके। ऐसा ना हो कि सारी चीजें सेल के एक ही हिस्से में इकट्ठी हो गई और दूसरे हिस्से में है नहीं। तो साइटोप्लाज्म घूमता रहता है, या तो ऐसे या तो ऐसे, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लोसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब इसको करवाने वाले कौन होते हैं? सेल के अंदर छोटे छोटे से प्रोटीन के धागे पड़े रहते हैं, जिनको हम साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। ये जो छोटे छोटे प्रोटीन के धागे हैं, यही साइटोप्लाज्म को ऐसे और ऐसे घुमाने में मदद करते हैं। तो बैक्टीरिया के सेल में ये धागे, ये साइटोस्केलेटन एब्सेंट होते हैं, इसीलिए वहां पे साइक्लोसिस नहीं होता। तो अब मन में एक सवाल आएगा कि मैम फिर बैक्टीरियल सेल में ऐसा नहीं हो जाएगा, सारा सामान एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, वहां पे तो साइक्लोसिस हो नहीं रहा? क्योंकि बेटा जो बैक्टीरिया का सेल है वो काफी छोटा है। हमने देखा था ना पिछली क्लास में, बैक्टीरियल सेल का जो लेंथ है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर है, वहीं यूकैरियोटिक सेल का लेंथ 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है। तो फर्क देखो, उसका सेल छोटा सा है, वो मैनेज कर लेता है, राइट? चलो, तो यहां पे बाबूजी साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है बेटा? क्योंकि यहां पे साइटोस्केलेटन एब्सेंट है। क्योंकि यहां पे बाबू साइटोस्केलेटन एब्सेंट है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? क्लियर है? साइटोस्केलेटन एब्सेंट है। लेकिन यहां यूकैरियोटिक सेल में बेटा, यहां साइक्लोसिस प्रेजेंट होगा। साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, आप कुछ भी कह सकते हो, क्या होगी? प्रेजेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पे साइटोस्केलेटन होगा। साइटोस्केलेटन क्या बताया मैम ने? साइटोस्केलेटन बताया प्रोटीन के छोटे छोटे से धागे जो साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। और साइटोस्केलेटन को हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे जाकर। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर। फर्क समझ में आ गया? तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास ना तो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के पास होते हैं। वहां पे हिस्टोन प्रोटीन की जगह क्या होते हैं बेटा? पॉलीअमाइंस होते हैं। यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती है, पर यहां होती है। क्लियर है बेटा? एक बच्चा पूछ रहा है, संध्या वर्मा, कि मैम हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस होता है? बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, बट वो हायर पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। इसको मैं मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। पहले हिस्टोन प्रोटीन आके डीएनए को पैक करते हैं, फिर उसके बाद नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आते हैं और फिर जाकर क्रोमोसोम बनता है। तो ये हम वहां पढ़ेंगे आगे जाके। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। इतना सबने लिख लिया बेटा? आगे चले, चलिए। और क्या डिफरेंस है, आ जाओ देख लेते हैं।
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में? चलो जी। आ, एक डिफरेंस और है, जो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। माने यहां पे ना तो गेमीट्स बनते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गेमीट्स बनते हैं, मियोसिस होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। लेकिन ऐसा बैक्टीरियल सेल में कुछ भी नहीं होता है। वहां पे ना गेमीट्स बनते हैं, ना फर्टिलाइजेशन होता है और ना कभी भी जाइगोट बनता है। आप जानते हो कि बैक्टीरिया में सबसे कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे आसानी से वो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन के माध्यम से, है ना। तो यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल में आप कहोगे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। क्या कहेंगे बेटा हम? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। अब ये मैम क्यों लिख रहे हो आप, ये तो कहीं एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ, आप क्यों टाइम पास कर रहे हो हमारे साथ? तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी नहीं आती, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेकिन दूसरी भाषा में लिखा हुआ है। वहां पे लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स में सॉर्ट ऑफ, ये कहाँ लिखा हुआ है? किंगडम मोनेरा में। जब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा पढ़ाऊंगी तो वहां लिखा है कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्रिमिटिव मेथड से होता है, बाय सॉर्ट ऑफ डीएनए ट्रांसफर। पुराने मेथड से होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। इसकी डिटेल वहां बताऊंगी किंगडम मोनेरा में। ओके, चलिए। तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ये कहने का मतलब मैं जो भी बात आपको बताऊंगी ना बेटा, जो भी बात, एक एक बात फालतू की नहीं होगी ना। ये इंप्रेशन झाड़ने के लिए होगी कि देखो मुझे तो कितना आता है, मुझे तो बहुत आता है, जितना मुझे आता है उतना तो मैं कभी इस बैच में बताऊंगी ही नहीं। तो जो भी बताया जाएगा वो या तो इस चैप्टर की एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा, कहीं और एनसीईआरटी में लिखा होगा, पर एनसीईआरटी में लिखा होगा, वो आएगा। तो जितना बताया जा रहा है एकदम शांति से वो सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, नीट क्लियर होगा बेटा, है ना। चलो, तो यहां पे गेमीट फॉर्मेशन नहीं होता, यहां पे बाबूजी गेमीट फॉर्मेशन एब्सेंट होगा, नहीं होता गेमीट, नहीं बनते गेमीट। ना ही यहां पर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन भी एब्सेंट है। और यहां पर जाइगोट फॉर्मेशन भी एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जाइगोट भी नहीं बनता है बेटा। इसीलिए किंगडम मोनेरा में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत पुराने मेथड से होता है। वो कैसे, वो मैं वहीं बताऊंगी, वो यहां नहीं बताऊंगी। चलिए, वहीं यूकैरियोटिक सेल में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है बेटा। यहां पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, माने कि यहां पे सब कुछ होगा। यहां पे गेमीट्स भी बनेंगे, यहां पे फ्यूजन भी होगा और यहां पर जाइगोट भी बनेगा, राइट। तो यहां पे ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें यहां पर प्रेजेंट है। ओके बेटा, तो ये एक आइडिया हमें लग गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, फिर यूकैरियोटिक सेल को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने इन दोनों को कंपेयर करके एक बेसिक सा आइडिया ले लिया कि क्या डिफरेंस इनके बीच में होता है। ओके बेटा, क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए। चलो जी, आगे चलते हैं। हेलो। हाँ राजलक्ष्मी, एक 5 स्टार करके कोई अकाउंट है, उसको ब्लॉक कर दीजिए। हाँ, और चैट ही बंद कर दीजिए अभी आप। जब मुझे कोई डाउट, हाँ जब मुझे कोई डाउट पूछना होगा ना बच्चों से, तो मैं आपको बता दूंगी, आप चैट ऑन कर देना या फिर पोल करा लेंगे। ओके, चलिए।
क्लियर? तो ये कहानी है, बेसिक सी कहानी। अब चलो चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पर, आ जाओ। आ जाओ, अब चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पर। आ जाओ, समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब। मैं चार्ट देख रही हूं बेटा मैं चार्ट तब से देख रही हूँ लगातार, हमारी नज़र पड़ती है और हमें डालनी पड़ती है नज़र चार्ट के ऊपर, क्योंकि कुछ बच्चे जेन्युइन जो है प्रॉब्लम बताते हैं, जेन्युइन डाउट्स बताते हैं। अगर हम वो नहीं देखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा लाइव चैट का या फिर लाइव जो है लेक्चर का। हम तो रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं होता कि क्या बकवास बच्चे लिख रहे हैं, सब पता होता है। और जो फीमेल होती है ना बेटा, उनको तो सिर्फ आप लोग नहीं, पूरी सोसाइटी में सब कुछ झेलना पड़ता है। बट हम ना इतने स्ट्रांग बन जाते हैं ना, इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि हमें फर्क पड़ना बंद हो जाता है। हमेशा हमारे चेहरे पे आप स्माइल देखोगे, हमेशा हम हर चीज़ बैलेंस कर लेते हैं। फीमेल्स को भगवान ने कमाल बनाया है। आप कितनी भी गंद, कितनी भी बकवास चैट में लिख लो, हमें घंटा फर्क पड़ रहा है, सीरियसली बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम इतने स्ट्रांग होते हैं ना, हमारी जो स्पीशीज है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि भगवान ने कुछ अलग ही बनाया हमें। हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और हम अपने काम में कमाल होते हैं। मतलब मैं जेन्युइनली आपको बताऊं, मतलब अभी तो चलो 4th लेक्चर है, आगे आपके साथ बहुत कुछ हम शेयर करेंगे, बहुत अपनी फैमिली बन जाएगी। आप मेरी चिंता करोगे, मैं आपकी चिंता करूंगी। बट जेन्युइनली बताऊं बेटा, आई एम अ फीमेल, आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, 2 बच्चों की माँ हूं मैं। और मैं हर दिन इतना कुछ करती हूँ ना, सुबह 6 बजे उठ के रात को 12 बजे सोती हूँ मैं। मतलब पीडब्ल्यू मुझे बहुत अच्छी सैलरी देता है, मैं अपने बच्चों के लिए मेड रख सकती हूँ, नानी रख सकती हूँ, पर नहीं, मैं अपने बच्चों का सारा काम खुद करती हूँ। उन्हें सुबह उठाकर नहलाने से, लंच पैक करने से, कि मालिश करने से, नहलाने से, हर चीज़ अपना बच्चों का काम मैं खुद करती हूँ। और आपके लेक्चर की तैयारी, मुझे क्या बताना है, कितना बताना है, बच्चों के लिए कौन से नए क्वेश्चंस बनाने हैं, एनसीईआरटी में क्या नया अपडेट आया है, वो सारी तैयारी करती हूँ, पीपीटी बनाती हूँ, यहाँ 2-3 घंटा खड़े होकर आपको लेक्चर में पढ़ाती हूँ। मुझे एंड ऑफ द डे इतना अच्छा लगता है, अपने ऊपर इतना गर्व महसूस होता है कि थैंक यू भगवान जी मुझे ऐसा बनाने के लिए। मतलब मैं पूरा दिन कोई बहाना नहीं बनाती, चाहे मुझे फीवर हो, चाहे मैं लो फील कर रही हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे, ऐसा नहीं है कि हम में कमियां नहीं है, बहुत कमियां हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जब हम इरिटेटेड होते हैं, लो फील कर रहे होते हैं, बट हम कभी प्रोजेक्ट नहीं होने देते, ना अपने बच्चों के सामने, अपने खुद के बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने, ना तुम्हारे सामने। तो फीमेल्स को ना अलग ही स्पीशी बनाया भगवान ने, मतलब कमाल। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मैं फेमिनिस्ट साउंड करूं आपको, या, बट सीरियसली फीमेल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। वो अलग बात है कि वो अपना पूरा पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर देखना है, बच्चा देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है। अगर कि कोई दिन ऐसा आया ना जब उसे कोई टेंशन ना हो और वो अपना फुल पोटेंशियल दे, तो दुनिया जीत सकती है वो, उसमें इतना पोटेंशियल होता है। तो तुम लोग चैट बॉक्स में कुछ भी रखो, या कोई भी स्पैमिंग कर रहा हो या करवा रहा हो, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता बेटा, सच में। और पिछले 3 साल से मैं इस ऑनलाइन वर्ल्ड में हूँ। शुरू शुरू में तो मुझे दिक्कत होती थी, मैं इरिटेट हो जाती थी, गुस्सा करती थी बहुत, लेक्चर का टाइम वेस्ट हो जाता था। पर अब ना मैं शील्ड आ गई है एक, कि नहीं फर्क पड़ रहा, जाओ लिख लो जो लिखना है तुम्हें, नहीं फर्क पड़ रहा। बहुत सारे बच्चे बहुत खराब भी आते हैं मैच में, जिनको लगता है कि सामने फीमेल खड़ी है तो इनको तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, इनके लिए इनके बॉडीली एट्रीब्यूट्स पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर बेटा हमें तो बचपन से आदत होती है हमें बचपन से आदत होती है इन सब चीज़ों की, तो हम अब अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। और जो सारी फीमेल्स, जो सारी फीमेल टीचर्स ऑनलाइन वर्ल्ड में है और धमाल मचा रही हैं, मुझे उन सब पे गर्व है, अपने आप पे तो है ही, मुझे उन सारी फीमेल्स पे गर्व है जो ऑनलाइन वर्ल्ड में है, बच्चों को पढ़ा रही हैं, डॉक्टर बना रही हैं और धमाल मचा रही हैं। और इस तरह के तुम्हारे बॉडीली एट्रीब्यूट्स वाले जो कमेंट्स हैं ना, वो उन्हें कुछ भी नहीं फर्क डालते, ये ध्यान रखना। ज़्यादा परेशान करोगे ब्लॉक करा देंगे, वैसे तो परेशान होंगे नहीं, पर ज़्यादा करोगे तो ब्लॉक करा देंगे बेटा। आप क्या हो, मतलब हमें तो फीमेल्स को तो सब रोकते हैं ढंग से काम करने से, चाहे वो कोई भी हो सोसाइटी में, कि तुम्हें ढंग से काम नहीं करने देंगे, अड़चने लाएंगे तुम्हारे सामने, तुम्हें अपना फुल पोटेंशियल जो है वो दिखाने नहीं देंगे, पर हम भी मानेंगे नहीं। चलिए
हम भी मानेंगे नहीं बेटा। तो इस बैच में इस तरह के अगर आप कमेंट करोगे ना बेटा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ने वाला, ध्यान सुन लेना, बिल्कुल भी नहीं। ब्लॉक करा देंगे, चैट बंद कर देंगे, या फिर इम्यून हो जाएंगे। लिखते रहो तुम, जो पढ़ने वाला अच्छा बच्चा है ना मेरा, वो पढ़ेगा। और मैं उसी को तो पढ़ाने इस बैच में आई हूँ। मैं तुम जैसे गधों को थोड़ी ना एंटरटेन करने आई हूँ, मैं उन्हें ही पढ़ाने आई हूँ बैच में। और मैं उन्हें पढ़ाऊंगी और किसी भी हाल में उनका लॉस नहीं होने दूंगी। आज ये पहला और आखिरी आज ये पहला और आखिरी 5 मिनट मैंने इस चीज को दिए। आगे ध्यान रखना बेटा, आगे ध्यान रखना कि जो मेरा जेन्युइन बच्चा होगा, मैं उसका डाउट भी सॉल्व करूंगी, मैं उसके लिए चैट भी देखूंगी, और अपने जेन्युइन बच्चे के लिए मेहनत भी करूंगी। और जो इस लायक नहीं है, वो 110% इग्नोर होंगे। और कितनी ही ताकत लगा लो, कितनी ही, तुम मुझे इरिटेट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं इरिटेट कर पाओगे। क्योंकि अब तुम्हारी मैडम हो चुकी हैं इस चीज से इम्यून। 3 साल ऑनलाइन वर्ल्ड में पढ़ा लिया। ये अलग बात है कि ऑफलाइन पढ़ाने में आज भी एक अलग ही मजा आता है। पाठशाला में अभी मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ के 12th के, एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही ऑरा रहता है जब सामने बच्चा बैठा होता है और हमें पता है कि वो हमें रिस्पेक्ट कर रहा है और वो कुछ फालतू बकवास नहीं लिखेगा। लेकिन ऑनलाइन इस स्पेक्ट्रा में आके ना, हम शायद हम खुद ही जेन्युइन नहीं हो पाते। हम खुद ही जेन्युइन नहीं हो पाते। हम जो रियल में होते हैं वो आपको दिखाई नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ हाँ, देखो हम तो हंस भी लेते हैं, देखो हम तो बात भी कर लेते हैं, आपसे इंटरेक्ट भी कर लेते हैं, देखो गाना भी गा देते हैं, आप कहोगे तो नाच भी देंगे। हम तो एंटरटेनर हैं। हम देखो कितने अच्छे एंटरटेनर है, बस रेटिंग अच्छी रखना, प्यार बरसाते रहना। मुश्किल है ऑनलाइन पढ़ाना बेटा, बहुत मुश्किल है। हमें लेक्चर भी आपको अच्छा देना है, कंटेंट भी अच्छा देना है, सिलेबस भी टाइम पे खत्म करना है। बच्चों की डिमांड वो होती है कि जो कभी खत्म ही नहीं होती। ऑफलाइन कोचिंग में उनके कुछ जीरो डिमांड्स होती हैं, जो पढ़ाया जाता है पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन में इनको उनकी डिमांड्स ही नहीं खत्म होती चैट बॉक्स में, चाहे वो अपनी जान निकाल के रख दो। आप क्लास में एंटरटेन भी करना है, मैडम बोर कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा नाच के दिखाओ ना, थोड़ा गाना गा के दिखाओ ना मैडम प्लीज, सर थोड़ा कुछ शायरी बता दो ना। तो ऑनलाइन टीचिंग बेटा आसान नहीं है, पर हम फिर भी यहाँ खड़े होकर लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, तुम्हें पढ़ाते रहते हैं। तो ये खुद में ना बहुत शाबाशी वाली बात है, और मुझे तो हर दिन अपने आप पे गर्व होता है। हर दिन मैं बहुत स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक फील करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अपने जीवन में। और कोई गधा चैट बॉक्स में मेरे इस कॉन्फिडेंस को गिरा नहीं सकता, सीरियसली। चलो, तुम्हारा तो अभी करियर भी नहीं बना, तुम क्या मेहनत कर रहे हो? हम करियर बना चुके हैं, उसके लिए भी हमने बहुत मेहनत करी है लाइफ में, तभी यहाँ आज हैं। अरबों की जनता है भारत में, पर हम अलग दिख रहे हैं, कुछ तो बात होगी। और आज भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। तो हमसे ही सीख लो यार, हमसे ही इंस्पायर हो जाओ। रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कम से कम डिसरिस्पेक्ट तो मत करो, कुछ तो बात होगी जो आज यहाँ खड़े होकर इतनी जनता को पढ़ा रहे हैं। चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, आ जाइए बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब बैक्टीरियल सेल। और मैं सच में बता रही हूं, आज ये आखिरी डिस्कशन है क्लास में। इसके बाद इस बात पे कभी कोई डिस्कशन मैं नहीं करूंगी। चैट, इरिटेशन, या इस बच्चे को ब्लॉक कर दो, करो तुम्हें जो मन कर रहा है, करो स्पैमिंग बेटा, करो। ना मेरे जेन्युइन बच्चे को फर्क पड़ेगा और ना मुझे फर्क पड़ेगा। आज के बाद मैं ये प्रेशियस टाइम कभी वेस्ट नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। बस हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे, और अपने गोल्स को डिस्कस करेंगे। कभी कोई फालतू का डिस्कशन क्लास में आपसे नहीं होगा, और कभी भी हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। खासकर उनसे जिन्हें लाइफ में कुछ नहीं करना, सिर्फ बकवास करनी है, उनसे तो हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। वो है क्या? कुछ भी नहीं है वो, दे आर नेगेटिव। उनसे क्यों हम डिस्ट्रैक्ट हों? राइट? तो बेटा तुम भी हर दिन ऐसे काम करो कि रात में सोते वक्त तुम्हें खुद पे गर्व महसूस हो, यार अच्छा कर रहे हैं हम लाइफ के साथ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे ही करते रहेंगे, तभी तो दूसरों से अलग दिखेंगे। और उन गधों से तो बिल्कुल अलग, जिन्हें लाइफ में कुछ नहीं करना होता है, बस दूसरों को बुरा फील कराना होता है, और वो खुद कुछ नहीं होते हैं। चलिए, तो अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं बेटा, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल एक बैक्टीरियल सेल होता है। तो अब समझ जाओ, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं।
मतलब ये समझो बेटा कि धरती पे बैक्टीरिया के अलावा और कोई प्रोकैरियोट नहीं है। धरती पे बहुत अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, नाना प्रकार के बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, जाने कितने। धरती पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो प्राणी है वही बैक्टीरिया ही तो है। तो बैक्टीरिया की जाने कितनी करोड़ों स्पीशीज धरती पर हैं, और सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स ही केवल बैक्टीरिया होते हैं। माने बैक्टीरिया को छोड़ के धरती पे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूकैरियोट्स हैं। चाहे यूग्लिना हो, पैरामीशियम हो, अमीबा हो, हम हो, प्लांट्स हो, रेप्टाइल्स हो, वो सब यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट केवल कौन है? बैक्टीरिया। तो एनसीईआरटी ने कुछ नाम लिखा हुआ है कि हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता हो कि प्रोकैरियोटिक सेल है क्या। आ जाओ देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल एनसीईआरटी क्या लिख रही है बेटा कि बैक्टीरियल सेल ही प्रोकैरियोटिक सेल है। उसमें उसने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए, जैसे ऑल बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया क्या है बेटा? प्रोकैरियोट्स हैं। चलिए समझ आता है। और उसमें इसने कुछ एग्जाम्पल भी लिख के बता दिए, जैसे माइकोप्लाज्मा, जैसे बेटा माइकोप्लाज्मा, ठीक है जी, और साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। मेरे साथ साथ नोट बनाते रहना बेटा। साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नाम में भले ही एल्गी आ रहा हो, पर है ये साइनोबैक्टीरिया, पर है ये बैक्टीरिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिख दिए हैं। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल में सही मायनों में पढ़ने क्या वाले हैं? हम प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ही तो प्रोकैरियोट्स हैं। उन्हें छोड़कर धरती पे और कोई प्रोकैरियोट नहीं है। अगर और एग्जाम्पल लिखना चाहते हो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक। तो ये सारे बैक्टीरिया और जाने कितने नाना प्रकार के बैक्टीरिया हैं, उन सबको हम यहां पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि एनसीईआरटी बोलती है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, हमने ये बोला कि सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल हैं, पर क्या सबकी शेप एक जैसी होती है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया धरती पर हैं और सबकी शेप अलग अलग होती है। 4 बेसिक तरह की शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की जो देखने को मिलती हैं। वो क्या है? आ जाओ देखते हैं। इतना लिख लिया बेटा? इतना क्लियर है कि हम प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया को ही पढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं पढ़ेंगे। चलो अब देखते हैं कि 4 जो शेप्स जिनकी हमने बात करी वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, और एनसीईआरटी क्या कहती है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो मल्टीप्लिकेशन रेट है, जो डिवीजन रेट है, इज फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। इज फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब क्या है? हम सब जानते हैं बेटा कि बैक्टीरिया जो है वो अक्सर किस प्रोसेस से क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से, है ना। और बाइनरी फिजन के दौरान क्या होता है? सिंपल डिवीजन। एक बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बन जाता है। तो अपने आप को दुगना करने का, अपने आप को दुगना करने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोट्स में बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, राइट। अपनी स्पीशीज बढ़ाने का, अपना नंबर बढ़ाने का जो रेट होता है वो प्रोकैरियोट्स में ज्यादा होता है। इसीलिए तो धरती पे सबसे ज्यादा कौन है? बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स हैं। तो इस वाली लाइन के साथ वो खेला खेल सकता है। क्या खेला खेल सकता है? कि यूकैरियोट्स में जो रेट ऑफ डिवीजन होता है, रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, खुद के नंबर बढ़ाने का, वो ज्यादा होता है क्योंकि वो एडवांस होते हैं। तो आप क्या कहोगे? भाग, पागल समझे हो क्या? ऐसे नहीं घुमा पाओगे हमें, हमने पढ़ा हुआ है।
कि प्रोकैरियोटिक सेल अपने आप को आसानी से और तेजी से दुगना कर सकता है, और यूकैरियोट्स अपने आप को डिवाइड करने के लिए, अपने आप को मल्टीप्लिकेट करने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए उनमें ये काम धीमी गति से होता है। ओके, चलो जी, ये बात तो समझ आ गई। अब हमने बात करी कि जो बैक्टीरिया होता है बेटा, वो 4 शेप्स में एग्जिस्ट करता है। जो बैक्टीरिया होता है वो 4 शेप्स में एग्जिस्ट करता है। 4 अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं। मतलब जितने भी बैक्टीरिया धरती पे पाए जाते हैं, हमने सबको 4 शेप्स में बांट दिया है। कौन कौन सी, आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहली शेप है बैसिलस। दूसरी शेप है कोकस। तीसरी शेप है स्पाइरलम, और लास्ट शेप है विब्रियो। तो ये 4 शेप के बैक्टीरिया अक्सर धरती पे पाए जाते हैं। बैसिलस शेप के, कोकस, स्पाइरुलम और विब्रियो। बैसिलस कौन सी शेप होती है? बैसिलस होती है बेटा सिलेंड्रिकल शेप या फिर रॉड शेप। ऐसे जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं ना, जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं या सिलेंड्रिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें हम बैसिलस कहते हैं। कोकस जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, इस तरह। कैसी शेप के? स्फेरिकल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरुलम जो स्पाइरल शेप के होते हैं, इस तरह। ये कैसी शेप है बेटा? ये है स्पाइरल शेप। और विब्रियो, विब्रियो होते हैं कॉमा शेप के, इस तरह। राइट, दे आर कॉमा शेप्ड। जैसे कॉमा लगाते हैं ना इंग्लिश लिखते हुए, इंग्लिश लिखते हुए जो हम कॉमा लगाते हैं, उस शेप के। तो ये 4 बेसिक शेप्स हैं, लिख लो। अब यहां से क्या क्या सवाल आ सकता है वो डिस्कस करते हैं बेटा। यहां से सवाल ये पूछा जाता है पहले तो कि इन चारों में से कौन सी शेप वाला बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है धरती पे? तो आप जवाब दोगे बैसिलस। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया इज बैसिलस। ये ध्यान रखना। तो ये सवाल काफी पूछा जाता है। जो रॉड शेप के, सिलेंड्रिकल शेप के जो बैक्टीरिया हैं, बैसिलस शेप के जो बैक्टीरिया हैं, वो अक्सर धरती पे पाए जाते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, सबसे कम पाए जाने वाले कौन सी शेप वाले बैक्टीरिया हैं? तो आपका जवाब होगा कोकस। सो कोकस जो है वो सबसे कम पाया जाता है। लीस्ट फाउंड, लीस्ट फाउंड, लीस्ट मतलब सबसे कम। कोकस शेप वाला बैक्टीरिया सबसे कम पाया जाता है और सबसे ज्यादा ये वाली शेप का बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, और क्या सवाल आता है मैम? और एक और सवाल आता है बेटा, वो क्या है? बैक्टीरिया जो होता है बेटा, उसके पास फ्लैजिला हो भी सकता है और फ्लैजिला नहीं भी हो सकता। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला हेल्प करता है मोटिलिटी में, मूव करने में बैक्टीरिया को। तो ध्यान से सुने, अगर किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है तो वो मोटाइल होता है, अगर उसके पास फ्लैजिला नहीं होता है तो वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक, तो आप ध्यान देंगे बेटा कि जो बैसिलस शेप वाले बैक्टीरिया होते हैं
वो मोटाइल भी हो सकते हैं और वो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। वो मोटाइल भी हो सकते हैं और वो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी कि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्लैजिला एब्सेंट भी हो सकता है। फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्लैजिला एब्सेंट भी हो सकता है। मतलब बैसिलस शेप के बैक्टीरिया दोनों तरह के हो सकते हैं, मोटाइल भी और नॉन मोटाइल भी। ठीक है मैम, चलिए नेक्स्ट, कोकस के बारे में स्पेशल बात। ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगी बेटा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, कोकस में क्या लिखूंगी। ऑलवेज ऑलवेज नॉन मोटाइल। कोकस बैक्टीरिया हमेशा नॉन मोटाइल होता है, मतलब कोकस बैक्टीरिया के पास कभी भी फ्लैजिला नहीं होगा, कभी भी फ्लैजिला नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर स्पाइरलम जो होता है, इसमें भी दोनों केस हो सकते हैं। स्पाइरलम बैक्टीरिया भी मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। इन द सेम मैनर जो आपका विब्रियो बैक्टीरिया है वो भी मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 शेप का बैक्टीरिया पाया जाता है। आपको मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बैसिलस बैक्टीरिया होता है, सबसे कम पाया जाने वाला कोकस बैक्टीरिया होता है। तीनों तरह के बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, पर जो कोकस बैक्टीरिया होता है वो हमेशा नॉन मोटाइल होता है, उसके पास कभी भी फ्लैजिला नहीं होता है। क्लियर है बेटा? तो अभी तक हमने ये जाना कि अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूंगी तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया ही है, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वो अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या होता है। हालांकि अभी तक हमें आइडिया लग चुका है, मैंने अभी आपको प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल कराया, तो आप जान चुके हो कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं है, सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेली है, राइबोसोम। उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, साइक्लोसिस नहीं है, उसमें अच्छे से ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। काफी कुछ तो हम जान भी चुके हैं, आ जाओ और बहुत कुछ जानते हैं। रेडी? रेडी बेटा? चलिए आ जाइए। हाँ जी, तो और क्या जानना है मैम? एक बेसिक सा आइडिया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, मैं आपको यहां पे क्या क्या पढ़ाने वाली हूं, एक आइडिया ले लेते हैं उसका और फिर डिटेल में जाएंगे। सबसे पहली बात जो हमें प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़नी है बाबूजी, वो क्या है? आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारी सेल वॉल, वो है हमारी सेल वॉल। ओके मैम, हम अभी पढ़ के आए पिछले 2 लेक्चर्स में कि सेल वॉल सारे लिविंग सेल्स के पास नहीं होती है, पर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, राइट? ये सेल वॉल नहीं लिखते बेटा, हम लिखेंगे सेल एनवलप। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेल एनवलप। सेल वॉल मत लिखो, अगर आपने अपने नोट्स में लिख दिया है तो उसको काट के सेल एनवलप लिखो, ये ज्यादा सही रहेगा। सेल एनवलप में एक बैक्टीरिया के पास क्या क्या होता है? सेल एनवलप में एक बैक्टीरिया के पास होता है बेटा 3 चीजें। क्या क्या मैम? अभी बताते हैं बेटा। ग्लाइकोकैलिक्स, तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे रही हूं सिर्फ क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। सेल वॉल,
और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों चीजें मिलकर बैक्टीरिया में सेल एनवलप बनाती हैं। तो ये तीनों मैं तुम्हें अलग अलग पढ़ाऊंगी। ओके, चलो फिर मैम उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम सेल एनवलप के बाद? उसके बाद में बेटा तुम्हें बताती हूं, हम पढ़ेंगे सेल वॉल एक्सटेंशंस। देखो कितने प्यार से क्या लिख रहे हैं, अभी ध्यान देना। अभी एकदम से टेंशन मत ले लेना मैम ये क्या लिख रहे हो, सेल वॉल एक्सटेंशन या फिर सरफेस स्ट्रक्चर्स, ये क्या लिख रहे हैं मैम? अभी बताती हूँ बेटा। सेल वॉल एक्सटेंशन या फिर सरफेस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो हमारा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के सरफेस पर, उसकी सतह से कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बाहर निकल के आते हैं, यानी कि वो सेल वॉल का ही एक्सटेंडेड रूप होते हैं। माने अगर आप सेल वॉल को पकड़ के खींच दो, सेल वॉल को एक्सटेंड कर दो, तो वो उसी का रूप है और वो सरफेस के ऊपर नजर आते हैं। तो बैक्टीरिया में ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो सेल वॉल का खिंचा हुआ रूप है, सेल वॉल का एक्सटेंडेड रूप है, और वो हमें सेल की सतह पर, सेल के सरफेस पर नजर आते हैं। तो ऐसे हम 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कौन कौन से, आ जाइए देख लेते हैं। फ्लैजिला, पिलाए और फिम्बराए। फ्लैजिला, पिलाए और फिम्बराए, ये तीनों सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, सेल की सतह से निकले हुए होते हैं और सेल वॉल के एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ाएंगे मैम इसमें? अभी बता देते हैं बेटा। और मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवैजिनेशन। मैडम कितने खतरनाक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, सर में खुजली हो रही है। टेंशन मत ले बेटा, ये साइंटिफिक वर्ड से ही तो सवाल आएगा। ये जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं इन्हीं से तो सवाल आएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवैजिनेशन का मतलब क्या है मैम? अभी मैंने आपको बताया कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं बैक्टीरिया के पास जो आपको बैक्टीरिया की सतह पर, बैक्टीरिया के सरफेस पर नजर आएंगे और वो सेल वॉल का खिंचा हुआ रूप होंगे, सेल वॉल का एक्सटेंडेड रूप होंगे। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल में अंदर धंसने की वजह से बनते हैं। वो जो धंसने वाला प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं इनवैजिनेशन। इनवैजिनेशन धंसने वाला जो होता है, माने कि ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ सेल में, साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस गई है, और ये जो धंसा हुआ रूप है इसे हम क्या क्या कह सकते हैं? तो मतलब कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं बैक्टीरिया के पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धंसा हुआ रूप है, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो सेल वॉल का खिंचा हुआ रूप है। तो ये तीनों तो सरफेस स्ट्रक्चर हैं जो ऐसे होते हैं, फ्लैजिला, पिलाए, फिम्बराए, ये तो सरफेस स्ट्रक्चर है तीनों तो। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ धंस जाए तो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं मैम? अभी बताते हैं बेटा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस जाए, इन्वैजिनेट हो जाए, तो 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला आता है मीजोजोम और दूसरा आता है क्रोमैटोफोर। अभी मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं बता रही, अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूं कि मैं तुम्हें अभी क्या क्या पढ़ाने वाली हूं, एक आइडिया दे रहे हैं, इंडेक्स बना रहे हैं। अभी हम एक इंडेक्स बना रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्लैजिला, पिलाई, फिम्बराई के बारे में पढ़ेंगे, मीजोजोम के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमैटोफोर के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ाएंगे मैम? और हम आपको पढ़ाएंगे बेटा इसमें न्यूक्लियोइड। मैम ये न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियस तो इसके पास है नहीं, अभी बताया था। बैक्टीरिया के पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस तो है नहीं, उसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है। तो साइटोप्लाज्म के उस हिस्से को जहां पे उसका डीएनए, आरएनए पड़ा हुआ है, उसे हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं।
तो इस न्यूक्लियोइड में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, इसके डीएनए के बारे में, इसके आरएनए के बारे में, जो अभी हम जानेंगे। और क्या पढ़ाओगे मैम इसमें, और इसमें हम पढ़ेंगे बेटा राइबोसोम। हमें पता है सेल ऑर्गेनली तो है नहीं इसके पास, बस एक सेल ऑर्गेनली है राइबोसोम, और वो भी 70S टाइप की। और कुछ बचा है क्या मैम, हाँ बेटा एक चीज और बची है लास्ट, एंड दैट इज इंक्लूजन बॉडीज, दैट इज इंक्लूजन बॉडी। ये सारी चीजें हम प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ने वाले हैं, राइट? समझ में आ गया? अब ये इंक्लूजन बॉडी क्या होती है अभी बताऊंगी। बैक्टीरिया के अंदर खाना किस फॉर्म में स्टोर होगा उसे हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, वो अभी आगे बताएंगे। तो ये सारी चीजें हम अभी यहां पर पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। और एक और टॉपिक है जो बताएंगे, प्लास्मिड क्या होता है, प्लास्मिड। चलो तो एक एक करके इन सारी बातों को समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। चलो मुझे उम्मीद है सबने लिख लिया होगा। तो सबसे पहले उठाते हैं बेटा हम, सबसे पहले हम उठाएंगे सेल एनवलप को। सबसे पहले हम उठाएंगे किसको, सेल एनवलप को। लेकिन उससे पहले एक बेसिक सा बैक्टीरिया का डायग्राम बना लेते हैं, जो आपको एक आइडिया देगा कि बैक्टीरिया किस तरह का होता है। आ जाओ मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। पता है एक चीज तो है जो मतलब मैंने लाइफ में देखी है, कि भगवान जिसको जो काम देता है ना, उस हिसाब से उस काम को करने के लिए स्ट्रेंथ भी देता है। ये बात सच है। मतलब वो उन चीज़ों को का सामना कर सके, उनको अच्छे से टैकल कर सके, वो भी देता है। तो ये तो गॉड गिफ्ट है, इसको कोई नहीं छीन सकता। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी बेटा। बैक्टीरियल सेल का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बैक्टीरियल सेल होता कैसा है। आप आंखें बंद करो तो आप इमेजिन कर पाओ कि बैक्टीरियल सेल कैसा है। ये क्या बना रही हूँ बेटा, ये इसका साइटोप्लाज्म बना रहे हैं, ठीक। अब बना लेते हैं हम इसका राइबोसोम। ये बना लिया हमने राइबोसोम 70S। और क्या होता है इसके पास, इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी हम ब्लू कलर से बना लेते हैं। चलिए अब लेबल करते हैं, आ जाओ। और कुछ अच्छी बातें बताऊंगी जो साथ साथ याद करते जाना। ऐसा सा होता है एक बैक्टीरियल सेल, जिसमें आप देख पा रहे हो मैंने सबसे बाहर कौन सी लेयर बनाई है बेटा, मैंने सबसे बाहर बनाई है ग्लाइकोकैलिक्स।
तो ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके नीचे जो हमने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे, ये है हमारी सेल वॉल। फिर उसके नीचे येलो कलर से जो हमने ड्रॉ किया है, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ये तीनों के तीनों मिलकर बनाते हैं सेल एनवलप। जैसे मैंने क्या बोला, सेल एनवलप। तो एक बेसिक सा आइडिया हो गया कि बैक्टीरिया के पास क्या होता है बेटा, सेल एनवलप होता है, जिसमें सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके नीचे सेल वॉल होती है और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये तीनों चीजें मिलकर फॉर्म करती हैं सेल एनवलप को। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना बेटा कि जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये जो मैं राइट रॉन्ग लगा रही हूं, इसका क्या मतलब है, जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे ही सेल वॉल जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया के पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अधिकतर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती और वो है माइकोप्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके पास होती है, सबके पास। दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं सबके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो फिर से सुनो, ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी बताऊंगी डिटेल इसकी। सेल वॉल एक बैक्टीरिया में नहीं होती, बाकी में होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे बैक्टीरिया में होती है। चलिए ये बात समझ आ गई मैम। फ्लैजिला के बारे में देखते हैं अब। ये जो हमारा स्ट्रक्चर यहां पे हमने ड्रॉ किया है बेटा, ये है फ्लैजिला। फ्लैजिला फिर से कुछ बैक्टीरिया के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता है। सारे बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं होता है। फ्लैजिला बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है, यानी कि मोटिलिटी में मदद करता है। फिर इसके बाद हमारे आते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं सरफेस स्ट्रक्चर, फिम्ब्रेई। डिटेल अभी मैं नहीं बता रही, अभी तो सिर्फ एक चित्र दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होता है और कहाँ होता है। अभी इनकी डिटेल एक एक करके सबकी जानेंगे। फिम्ब्रेई में भी वही सीन है बेटा, हो भी सकता है, नहीं भी। जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया के पास पिलई हो भी सकती है, फिम्ब्रेई सॉरी, हो भी सकती है, नहीं भी। बिल्कुल इसी तरह पिलई, जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया में पिलई हो भी सकती है, नहीं भी। तो ये तीनों कैसे स्ट्रक्चर हो गए, सरफेस स्ट्रक्चर, जो बैक्टीरिया की सतह पर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के सरफेस पर पाए जाते हैं, और वो सेल वॉल के एक्सटेंशन होते हैं। फ्लैजिला, फिम्ब्रेई और पिलई। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर धस जाती है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर धस गई है, तो इसने बना दिया है क्रोमैटोफोर। तो क्रोमैटोफोर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ रूप है, और ये जो मैंने यहां पे बनाया है मीजोजोम, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ रूप है। दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के धसे हुए रूप हैं, लेकिन इनके काम अलग अलग हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्रोमैटोफोर भी सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी तरह मीजोजोम भी सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए फिर इसके बाद ये जो हमने बनाया है आपका व्हाइट कलर से, ये हमने क्या बनाया है बेटा, राइबोसोम। सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली जो इसके पास है, जो 70S टाइप की होती है। ये ब्लू कलर से हमने क्या बनाया है, ये ब्लू कलर से हमने बनाया है इंक्लूजन बॉडीज। ये इंक्लूजन बॉडी क्या होती है मैम, अभी डिटेल में बताएंगे।
अभी के लिए इतना जानो कि इनमें जो खाना है, जो रिजर्व मटेरियल है, वो इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में स्टोर होता है। और ये सेंटर पर क्या दिखाई दे रहा है, इसी सेंटर वाले पोर्शन को तो हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोइड। इसी सेंटर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और इस न्यूक्लियोइड में दो चीजें होती हैं, डीएनए और आरएनए, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बस और कुछ नहीं बचा, एक छोटी सी चीज और बच गई है, उसको भी ड्रॉ कर देते हैं बाबू। एक छोटी सी चीज कहां ड्रॉ करें, यहां कर देते हैं। ये क्या है, ये है प्लास्मिड। प्लास्मिड, और ये भी, ये तो बहुत ही गिने चुने बैक्टीरिया के पास होता है, तो जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया के पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सारे बैक्टीरिया के पास प्लास्मिड नहीं होता है, बहुत ही गिने चुने मुट्ठी भर बैक्टीरिया के पास जो है प्लास्मिड होता है। और कुछ तो नहीं भूले, बस सब हो गया बेटा। और ये व्हाइट व्हाइट से जो डॉट डॉट दिखाई दे रही है, आपको पता है ये साइटोप्लाज्म है, तो बच्चा बच्चा जानता है। साइटोप्लाज्म तो होगा ही बैक्टीरियल सेल के पास, है ना, साइटोप्लाज्म तो होगा ही। साइटोप्लाज्म तो सारे लिविंग सेल्स के पास होता है। चलो, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। मतलब आप अपनी आंखें बंद करो तो आप इमेजिन कर पाओ कि एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कैसा होता है बैक्टीरिया का। उसके पास सेल एनवेलप होता है, उसके पास फ्लैजिला, फिम्ब्रई, पिलय, प्लास्मिड, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, आरएनए, इंक्लूजन बॉडीज, राइबोसोम, क्रोमैटोफोर, मीजोसोम, ये सब कुछ हो सकता है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के हर एक बैक्टीरिया में पाई जाती हैं? सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन दुनिया के हर एक बैक्टीरिया में पाई जाएगी। साइटोप्लाज्म दुनिया के हर एक बैक्टीरिया में होगा। इंक्लूजन बॉडीज दुनिया के हर एक बैक्टीरिया में होगी। राइबोसोम दुनिया के हर एक बैक्टीरिया में होगी। बाकी सारी चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक, तो ये हो गया एक बेसिक सा आइडिया कि एक बैक्टीरियल सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें अब हम सबसे पहले उठाने वाले हैं सेल एनवेलप को। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलेंगे बेटा। पानी पी रही हूँ, एक सेकंड के लिए स्लाइड से हट रही हूँ, कुछ रह गया तो फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिक सी बातें तो हमने जान ली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको। पर उससे पहले एनसीईआरटी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या कह रही है वो एक बार देख लेते हैं। रीड कर लेते हैं एक बार इसको, आ जाओ, फिर उसके बाद हम डिटेल पर चलेंगे। एनसीईआरटी तो हमें साथ साथ लेके चलनी है बेटा, बिल्कुल भी उसको पीछे नहीं छोड़ना है। लेक्चर के लेक्चर में एनसीईआरटी कवर करनी है, तो सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी अपने सामने खोल लेंगे और मेरे साथ साथ मार्कर पे लगाते जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। वो कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है कि उसमें सारे बैक्टीरिया आएंगे, जो कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सारे बैक्टीरिया ही हैं, अलग अलग तरह के। They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell। क्या कह रहा है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वो यूकैरियोटिक सेल से साइज में छोटा होता है और वो यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में बहुत तेजी से डिवाइड करता है। राइट, तो कई बार स्टेटमेंट के साथ खेला खेल सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल इज लार्जर देन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है, तो आप कहोगे भक पागल समझो क्या, प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूकैरियोटिक सेल से साइज में छोटा होगा, काफी छोटा होगा।
और वो अपने आप को दुगना तेजी से कर सकता है यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। चलिए फिर आगे वो कह रहा है दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया शेप और साइज में काफी वैरायटी देखने को मिल सकती है। मतलब बैक्टीरिया का आपस में भी साइज में काफी अंतर हो सकता है। किसी बैक्टीरिया का साइज 0.3 माइक्रोमीटर है तो किसी का 1 माइक्रोमीटर है, तो किसी का 1.5 माइक्रोमीटर है, तो किसी का 2.5 माइक्रोमीटर है। मतलब बैक्टीरिया में भी आपस में साइज में काफी वैरायटी होती है और शेप्स में भी वैरायटी होती है। द 4 बेसिक शेप्स, अभी मैंने आपको बता दिया 4 बेसिक शेप कौन सी हैं। बैसिलस है रॉड लाइक, कोकस है स्फेरिकल, विब्रियो है कॉमा शेप और स्पाइरलम है स्पाइरल शेप। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस। देखो क्या बात कह रहा है कि जितने भी बैक्टीरिया धरती पर हैं उनका जो बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है वो सबका एक जैसा होता है। हालांकि अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं उनकी शेप में और उनके फंक्शंस में। जैसे मैं ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करूं तो ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है, साइनोबैक्टीरिया। लेकिन वहीं एक दूसरा बैक्टीरिया है, सपोज मैं बात कर रही हूं ई कोलाई की, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता और वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, हेट्रोट्रॉफिक है। माने कि वो ये कह रहा है कि सारे बैक्टीरिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो तो सेम है, लगभग सेम होता है, लेकिन उनकी शेप क्या होगी, वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसमें बहुत वैरायटी है। अब इस लाइन के साथ क्या खेला खेला जा सकता है रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन में कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द बैक्टीरिया इज नॉट सेम। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सारे बैक्टीरिया का वो सेम नहीं होता, उसमें काफी वैरायटी होती है। तो आप कहोगे नहीं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का वो तो सेम होता है, लेकिन वैरायटी किस में होती है? वैरायटी होती है उनके शेप्स में और उनके फंक्शंस में। तो इस लाइन के साथ खेला खेला जा सकता है, जिसे हम अक्सर इस लाइन को इग्नोर करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. सारे प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है, बस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, वो है माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड लिक्विड भरा रहता है वो साइटोप्लाज्म है। मैंने अभी आपको बताया साइटोप्लाज्म तो सारे बैक्टीरिया के पास होता है। आगे चलते हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो क्या कह रहा है, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक ट्रू न्यूक्लियस इनके पास होता ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ऐसा कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस इनके पास नहीं है। द जेनेटिक मटीरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो कह रहा है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इनका जो डीएनए है वो नेकेड है, माने उसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है। हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, हमारा जो डीएनए है, उसके चारों तरफ किसकी कवरिंग है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग है। पर इनमें ऐसी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। वो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इनका डीएनए सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि वो नेकेड है, उसके चारों तरफ कोई कवरिंग, कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं है। आगे देखते हैं। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम, द सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। ओहो क्या बात है, क्या बात हुई है मैम। ये कह रहा है कि जो मेन डीएनए होता है बैक्टीरिया का, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है, ये वाला जो डीएनए है ना बेटा, ये वाला, ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, जिसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं, जिसके ऊपर बैक्टीरिया की सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हमारे डीएनए के ऊपर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी को बनाने की, ऐसे ही जो ये मेन डीएनए है, जिसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, ये मेन डीएनए, इसको हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं, इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होती है।
लेकिन इसके अलावा एक और डीएनए देखने को मिलता है जिसे हम प्लास्मिड के नाम से जानते हैं। ये डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है, आप देख पा रहे हो। ये डीएनए भी कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है। लेकिन ये डीएनए सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता और ये इनका मेन डीएनए नहीं होता है। इनका मेन डीएनए ये होता है जिसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं। बात समझे? तो देखो क्या कह रहा है, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जो इनका जीनोमिक डीएनए है जो कि सिंगल क्रोमोसोम है जिसके अंदर सर्कुलर डीएनए है, मैंने बताया ना इनका जीनोमिक डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और वो एक ही होता है, उसकी एक ही कॉपी होती है जिसे हम सिंगल क्रोमोसोम कहते हैं। Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. काफी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास जीनोमिक डीएनए के अलावा एक और छोटू सा डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लास्मिड कहते हैं। सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता प्लास्मिड। तो जीनोमिक डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा छोटा सा सर्कुलर डीएनए और होता है जिसे हम प्लास्मिड कहते हैं। These smaller DNA are called plasmid. इन छोटे छोटे डीएनए को हम प्लास्मिड कहते हैं। The plasmid confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. ये मैं डिटेल में बताऊंगी, जब अभी प्लास्मिड पढ़ाऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी। ये कह रहा है कि जो मेन इंफॉर्मेशन है डीएनए की, जो मेन इंफॉर्मेशन है वो तो जीनोमिक डीएनए पे है, लेकिन ये जो अलग से एक छोटा सा डीएनए है ना जो कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये कुछ एडिशनल कैरेक्टर दे देता है बैक्टीरिया को। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, माने कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो खुद को एंटीबायोटिक से बचा सकते हैं। हम एंटीबायोटिक्स क्यों खाते हैं? बैक्टीरिया को मारने के लिए, है ना। जब हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है। क्यों लिखता है? ताकि वो बैक्टीरिया खत्म हो सके। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के पास ऐसा प्लास्मिड होता है जो उन्हें एंटीबायोटिक से बचा देता है। वो सबके पास नहीं है, कुछ ही खास बैक्टीरिया के पास है। यानी कि प्लास्मिड जो है वो कुछ ऐसी यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर मतलब जो एक्सप्रेस हो, तो कुछ ऐसा यूनिक कैरेक्टर दे देता है बैक्टीरिया को प्लास्मिड जो और किसी के पास नहीं होता। ये मैं तुम्हें अभी डिटेल में बताऊंगी आगे। चलिए, in higher classes you will learn that plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. ये आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। जो प्लास्मिड होता है ना बेटा, वो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इस्तेमाल होता है एज वेक्टर। तो ये आप जूलॉजी में पढ़ोगे जब सर आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस जो होता है, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। ये कह रहा है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती है जैसी कि कहां पाई जाती है? यूकैरियोट्स में। जिस तरह की सेल ऑर्गेनेली यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं, उस तरह की सेल ऑर्गेनेली बैक्टीरिया के पास नहीं होती, एक्सेप्ट वन, दैट इज राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट के पास केवल एक ही सेल ऑर्गेनेली होती है और वो है राइबोसोम। उसे छोड़कर उनके पास कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसा यूनिक होता है जिसे हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। माने उनके साइटोप्लाज्म में जो खाना है वो स्टोर होता है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, जिन्हें हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। या दूसरी कुछ चीजें हैं जो स्टोर होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज यूकैरियोटिक सेल में नहीं होती हैं। As specialized or differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. They are essentially infoldings of cell membrane. देखो ये क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स के पास एक और स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो और कुछ नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन का ही एक धसा हुआ रूप है। इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर और पाया जाता है जो और कुछ नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन का ही एक धसा हुआ रूप है। उसे हम मीसोजोम के नाम से जानते हैं। और मीसोजोम्स जो हैं वो क्या हैं? इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना।
जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है, तो उसे ही हम मीजोजोम कह देते हैं। ओके, तो ये हो गई एनसीईआरटी रीडिंग, ये हो गई प्रोकैरियोटिक सेल की एनसीईआरटी रीडिंग। मुझे उम्मीद है आपको हर एक लाइन समझ में आ गई होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है मैंने आपको, कितना टाइम हो गया, 3 बज गए क्या? हाँ 3 बज गए। चलो कल की क्लास में करेंगे इसको कंटिन्यू। और मुझे ये भी उम्मीद है बेटा कि आप लोगों ने, मैंने आपको याद है पहले ही लेक्चर में समझाया था कि आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है, और उस नोटबुक के ऊपर आपको क्या लिखना है? क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना, आपको खुद के क्वेश्चन बनाने हैं। तो आपका आज का होमवर्क ये भी है कि ये वाला जो पैराग्राफ है प्रोकैरियोटिक सेल एनसीईआरटी में, आप अपनी नोटबुक में इस पैराग्राफ से क्वेश्चंस बनाओगे, 4 से 5 क्वेश्चन हर टाइप के, मैच द कॉलम, रीजन, असर्शन। और जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप समझोगे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की वो और ज्यादा बढ़ रही है। मैं तो आपको क्लास में एनसीईआरटी रीड कराऊंगी ही, लेकिन आपको खुद से भी एनसीईआरटी रीड करना सीखना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है। जब आप किस एनसीईआरटी की कोई लाइन पढ़ रहे हो तो आप उससे क्या समझ रहे हो, आप उसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, उससे किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब सोचते हुए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और मुझे वादा करो कि हर एक बच्चा अपनी कॉपी बनाएगा क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, और उसमें हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चंस बनाएगा, खुद के क्वेश्चंस, और फिर देखना उन्हीं क्वेश्चन से आपको रिवीजन करने में भी हेल्प मिलेगी। ओके, चलो तो टाइम हमारा हो गया है, आज के लिए इतना रखते हैं। जाने से पहले 2 पोल करा लेते हैं, और मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी दूंगी, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिए थे, जो आपको यही मिलेंगे। ये जो पीडीएफ फाइल है नोट्स की, इसी नोट्स में कुछ क्वेश्चंस और मिलेंगे जो आपको घर से करके लाने हैं, और डीपीपी भी मिलेगी अलग से, डीपीपी अलग से मिलेगी। चलिए पोल जनरेट कर लेते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए मैंने पोल जनरेट कर लिया है, इसको फटाफट से करके बता दो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट? इनमें से कौन सा वो सेल है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं? जल्दी से इसे करके बता दो फटाफट। चलिए आ जाइए, देखते हैं पोल का रिजल्ट क्या है। 75% बच्चों ने आंसर दिया है डी, और सबसे तेज आंसर दिया है 1.8 सेकेंड्स में विवेक ने, फिर प्रियांशु ने, फिर शिजान ने, फिर अनम ने, अनिकेत और रवि। वेरी गुड बेटा, तो इसका आंसर है डी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये सारे ऊपर के जो हैं ये यूकैरियोट्स हैं। यहां पे आपको प्रोकैरियोट कौन नजर आ रहा है, बैक्टीरिया कौन नजर आ रहा है? माइकोप्लाज्मा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पोल जनरेट कर रहे हैं, जल्दी से करके बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल? नॉन सेल्यूलोजिक मतलब इनमें से कौन सा वो बंदा है जिसके पास ऐसी सेल वॉल है जिसमें सेल्यूलोज नहीं है, जिसमें सेल्यूलोज नहीं है। जिसमें सेल्यूलोज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल? सो इसका आंसर लगा देते हैं। इसका आंसर है 75% बच्चों ने आंसर दिया है डी। सबसे तेज आंसर दिया है सम्यक ने, प्रियांशु, विवेक, भूमि, अशोक एंड अभिषेक। गुड, चलिए आ जाइए देखते हैं। इसका आंसर है डी। क्यों बेटा? पैरामीशियम जो होता है इसके पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है, पैरामीशियम के पास सेल वॉल नहीं होती। एल्गी के पास सेल वॉल होती है, पर कैसी होती है? सेल्यूलोजिक, मतलब इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है।
यूग्लिना के पास सेल वॉल होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। और बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती तो है, पर वो किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकैन, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल है, ये मैं आपको बता चुकी हूं पहले भी लेक्चर में, बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है, राइट। चलिए, तो बेटा लेक्चर खत्म करते हैं आज यहीं पे ही। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए कर लिया क्योंकि शुरू के जो 5-7 मिनट थे वो हमारे टेक्निकल ग्लिच में वेस्ट हो गए, और थोड़ा सा बीच में कुछ लेक्चर में वेस्ट हो गए, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेक्चर को एक्सटेंड कर लिया। समरी देख लेते हैं फटाफट से। आपको एक रिवीजन पॉडकास्ट देती हूँ। ये जो मैं रिवीजन पॉडकास्ट दे रही हूँ ये सिर्फ लेक्चर के लिए है, अलग से पूरे चैप्टर का रिवीजन पॉडकास्ट आपको चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा। आ जाइए फटाफट डिस्कस करते हैं। हमने आज डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, यूकैरियोटिक सेल के पास होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास केवल एक ही ऑर्गेनेली है, वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, दैट इज राइबोसोम। आपका यूकैरियोट्स के पास दो ऐसी सेल ऑर्गेनेली हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, एक सेंट्रियोल और एक राइबोसोम। प्रोकैरियोट के पास 70s राइबोसोम है, यूकैरियोट के पास 70s 80s दोनों हैं। फिर प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस नहीं होता है। यूकैरियोट्स के पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स का बैक्टीरिया सीधा साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है, जिसे हम नेकेड डीएनए कहते हैं, और उनके पास एक ही क्रोमोसोम होता है जिसके अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, उनका जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और उनके पास बहुत सारे क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, और उनका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है। प्रोकैरियोट्स के पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, उसकी बजाय पॉलीअमाइन्स होते हैं। यूकैरियोट्स के पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स के पास साइक्लोसिस नहीं होता, यूकैरियोट्स के पास साइक्लोसिस होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो हम वहां पे मेनली बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे माइकोप्लाज्मा, जैसे पीपीएलओ, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सब कुछ। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स से साइज में छोटे होते हैं, और यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में बहुत तेजी से खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स लगभग 4 शेप्स में पाए जाते हैं। बैसिलस जो कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाली शेप है, कोकस जो सबसे कम पाई जाने वाली शेप है, स्पाइरलम और विब्रियो। विब्रियो, स्पाइरलम और बैसिलस मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, पर कोकस हमेशा नॉन मोटाइल होता है। एक बैक्टीरियल सेल के पास क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले सेल एनवलप, जिसमें आता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या हो सकता है? सरफेस पर प्रेजेंट कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि सेल वॉल की एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे फ्लैजिला, पिलई और फिम्बरेई। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ रूप, जैसे मीसोजोम और क्रोमैटोफोर। और उनके पास क्या होता है? प्लास्मिड। और क्या होता है? मेन डीएनए, जिसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं, जो कि सेंटर पर प्रेजेंट होता है। इंक्लूजन बॉडी होती है, राइबोसोम्स होते हैं। तो ये सब कुछ हम प्रोकैरियोटिक सेल में डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक एक को करके सेल वॉल अलग से पढ़ेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स अलग से पढ़ेंगे, तो अगले लेक्चर में इस सब की डिटेल आएगी। तो बेटा उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। होमवर्क मैं फटाफट से लिख देती हूं। होमवर्क आपका है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे गिवन इन द लेक्चर, गिवन इन द लेक्चर। जो लेक्चर के अंदर ही क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करोगे, जो मैंने दिए हैं होमवर्क के लिए दूंगी। टीपीपी सॉल्व करोगे एंड विल मेक योर ओन क्वेश्चंस, विल मेक योर ओन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से खुद से क्वेश्चन बनाओगे। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। बाय ऑल।